स्वागत है विद्यार्थियों आप सबका आपके इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, पहली वाली वीडियो में हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पार्ट फर्स्ट राष्ट्रवाद के विषय में चर्चा कर चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रवाद के ही विषय में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे उदित हुआ, कैसे बढ़ा। तो राष्ट्रवाद क्या है ये हम पिछली वाली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें भी जान लेते हैं राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद कुछ नहीं, राष्ट्रवाद एक भावना है, विचारधारा है जो एक निश्चित भूक्षेत्र या एक निश्चित राज्य में रहने वाले लोगों के अंदर अपने राज्य या देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना होती है, या कहते हैं कि सर्वस्व जो सबसे प्रमुख होता है वो राज्य होता है, तो वो राष्ट्रवाद है। यूरोप में राष्ट्रवाद उदित हुआ, उसमें फ्रांस की क्रांति वगैरह इसका प्रमुख कारण था, और भारत में भी राष्ट्रवाद उदित हुआ, तो उसका क्या कारण था, किस कारण से राष्ट्रवाद उदित हुआ। तो चलिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद भारत में कैसे आया। राष्ट्रवाद एक छोटी शब्दावली है, जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद है क्या, और उत्तर में इतना लिखिएगा कि राष्ट्रवाद कुछ नहीं, राष्ट्रवाद एक भावना है, विचारधारा है जो निश्चित भूक्षेत्र पर रहने वाले लोगों के अंदर अपने देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना होती है। तो ये छोटी सी इंपॉर्टेंट परिभाषा आपके लिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसका भारत में राष्ट्रवाद उदय का जो प्रमुख कारण था, तो वो पहले टॉपिक में हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण। पहले जब अंग्रेज आए भारत में तो उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया और संपूर्ण भारत पर बक्सर और प्लासी के युद्ध के माध्यम से संपूर्ण भारत पर अधिकार किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लोगों का शोषण करना प्रारंभ किया। जब लोगों का शोषण होगा तो अपनी मांगे उठाते हैं, तो इसी क्रम में भारत में एक क्रांति हुई। जो राष्ट्रवाद उदय का पहला कारण था वो था 1857 की क्रांति। तो ये भी आपके टॉपिक में हाई स्कूल में बहुत मोस्ट है, 1857 की क्रांति। ये भारत में कई विद्वानों ने, कई लोगों ने कई माध्यमों से इसको परिभाषित किया है, बताया है कि भारत में 1857 की क्रांति रियल में क्रांति थी या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि एक सैनिक विद्रोह था। मंगल पांडे मेरठ छावनी से ये इस विद्रोह का प्रारंभ करते हैं, पश्चिम बंगाल से इस विद्रोह का प्रारंभ करते हैं, जो बलिया उत्तर प्रदेश के थे। तो इस क्रांति का बिगुल जब बजता है तो विभिन्न क्षेत्र की जो रियासतें थी जिन पर कब्जा थे, तो लोग एकजुटता दिखाते थे अंग्रेजों के खिलाफ। विशेष तौर पर इस 1857 की क्रांति में जो आया तो वो कानपुर, ओरछा और झांसी, तो ये विभिन्न क्षेत्र विशेष उत्तर प्रदेश में ही इस क्रांति का प्रभुत्व रहा। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो पहला कारण था वो 1857 की क्रांति थी, तो जिसमें प्रमुख रूप से मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन लोगों का प्रमुख योगदान रहा। और चर्बी वाला कारतूस, ये सब प्रयोग मान लीजिए धर्म से संबंधित उसको जोड़ दिया गया। तो 1857 की क्रांति भारत में राष्ट्रवाद उदय का पहला कारण थी। और इस क्रांति का कारण ये हुई क्यों, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी राज हड़प नीति लाए थे, और जो झांसी थी, झांसी नरेश गंगाधर राव नेवालकर की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक कानून लाया था जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय राजा जो संतान विहीन है वो गोद नहीं ले सकता, उसका जो राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। तो इसका एक प्रमुख कारण था। इसके बाद बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली, ये भी सहायक संधि लाते हैं। उसके अंतर्गत राज्यों में वो अपनी सेना रखेंगे जिसका भरण पोषण राज्यों को ही करना है, और उनको आश्वासन, यानी कि राज्यों को आश्वासन दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा कि जब आपात स्थिति पड़ेगी या जब उन पर कोई कष्ट आएगा तो हम उनकी मदद करेंगे। तो ये था बेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। तो ये 1857 की क्रांति में बनकर उभरे। तो दूसरे तथ्य पर हम चर्चा करेंगे कि दूसरा टॉपिक क्या था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था ये दूसरा कारण कह सकते हैं। हम आपको केवल हेडिंग वाइज बता रहे हैं विद्यार्थियों, इसमें हम आपको केवल और केवल डिफाइन करने या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर कई माध्यमों से, धन शोषण के माध्यम से,
और आर्थिक या सामाजिक माध्यम से लोगों का शोषण किया। तो अंग्रेजी की जो शासन व्यवस्था थी वो लोगों के अंदर एक जो भी कानून लोगों पर थोपा जाता था वो जबरदस्ती उन पर लागू करवाते थे। तो ये एक कठिन शासन व्यवस्था भारत में लाए। और दूसरा, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में जो जो बाद में कानून आते गए, उन कानूनों के माध्यम से भारतीयों का शोषण अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। इसमें पहला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये 1878 में आता है, या 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। इस एक्ट के माध्यम से जो भी पत्र पत्रिकाएं छपती थी उन पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, कि यानी कि बिना उनके परमिशन की कोई भी पत्रिका या उनके खिलाफ नहीं छप सकती थी। तो जब इन लोगों ने ये देखा कि विचारधारा केवल अंग्रेजों के माध्यम से लोगों के अंदर फैलाई जाएगी, भारत में जो भी पत्र पत्रिकाएं लेखक हैं उन पर बैन कर दिया गया। तो ये दूसरा था। और इसी के एक साल बाद आर्म्स एक्ट आया 1879। ये है 1879 में आया आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या है विद्यार्थियों? आर्म्स मतलब होता है हथियार। 1879 में इस एक्ट के अंतर्गत भारतीयों को बंदूकें या हथियार रखने का अधिकार बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जो भी बंदूकें हैं वो केवल और केवल सिर्फ अंग्रेज अधिकारी रख सकेंगे अपने पास। तो ये भी एक शोषण का जरिया बना अंग्रेजों का। दूसरी बात कर लेते हैं, 1883 में इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल कहें या वो भी ठीक है, इल्बर्ट विवाद हो गया। तो 1883 में, ये पांचवी पॉइंट कह सकते हैं, इल्बर्ट बिल। में इल्बर्ट बिल आया। अब ये जान लें कि 1883 में इल्बर्ट बिल आया, तो इल्बर्ट बिल है क्या? ये इल्बर्ट बिल था कि भारत में जो भी व्यक्ति हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं, यदि उन पर मुकदमा होता है तो उनकी मुकदमे की सुनवाई यूरोपीय जज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यदि कोई अंग्रेजों और भारतीयों के बीच विवाद होगा, यदि यूरोपीय जज यानी कि अंग्रेजों के जज उसको सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के पक्ष में निर्णय देंगे। तो ये भी एक प्रमुख कारण बना। ठीक इसी के 2 साल बाद भारत का पहला राजनीतिक संगठन, सबसे बड़ा आज भी है, तो वो उदित हुआ 1885 में। टाइमिंग उसकी 28 दिसंबर 1885। तो ये छठा हम कह सकते हैं, छठा पॉइंट, 1885 कांग्रेस की स्थापना। विद्यार्थियों, आपको एक एक टॉपिक हम आपको ऐसा ही विस्तृत माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस की स्थापना, इसके विषय में थोड़ा हिस्ट्रिकल पे जाएंगे। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। A.O. ह्यूम और W.C. बनर्जी ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। और मुंबई में एक संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पे इसकी स्थापना होती है। तो पहला ये राजनीतिक संगठन भारतीयों द्वारा ये बनाया गया है। खैर, इसके जो पहले अंग्रेज अधिकारी थे, एलन ऑक्टेवियन A.O. ह्यूम, तो ये इसके संस्थापक थे। और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि W.C. बनर्जी थे। तो ये कांग्रेस की स्थापना इस राष्ट्रवाद के उदय में प्रमुख रूप से भी कारण आया, क्योंकि ये संगठन बना, लोग इससे जुड़े और अपनी विचारधाराओं को इस संगठन के माध्यम से स्थापित किए। आज भी ये संगठन है। बाद में ये गरम दल और नरम दल में बटा है। फिर आगे चलकर कई सारे इसमें अध्यक्ष होते गए। हर साल इसका एक सम्मेलन होता था और भारत के जो भी लीडर हैं वो जुड़ते थे और अपनी विचारधाराओं और समस्याओं को उजागर करते थे। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया, या वो मोस्ट कम है 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम। और हम नेक्स्ट हम कर लेंगे, वो भी था, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था 1905 बंगाल विभाजन।
1905 बंगाल विभाजन, ये बंग भंग बंगाल विभाजन, और इसको किए थे, कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसके 1902 में जैसे विश्वविद्यालय, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आता है, 1902 में शिमला सम्मेलन, तो ये लॉर्ड कर्जन ने और ढेर सारी बातें की हैं, तो उसके विषय में मोस्ट नहीं है इनका बंगाल विभाजन, ये मोस्ट है। भारत में इन्होंने ये कह के बंगाल विभाजन कर दिया कि जो प्रशासन व्यवस्था है वो बंगाल से सकुशल संचालित होने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किया और लोगों के अंतर्गत ये भावना आई कि ये हमें बांट रहे हैं। तो बंगाल का विभाजन राष्ट्रवाद के में एक प्रमुख कारण था, और लोग अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध बहुत तेजी से किए, क्योंकि पूरा बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी वो संपूर्ण भारत को नियंत्रण का एक प्रमुख केंद्र सेंटर बनाया गया। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, 8वां की बात कर लेते हैं। इंडियन प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट, और आपसे क्वेश्चन है इस प्रेस का नाम आया, तो प्रेस एक्ट भारत में क्या विश्व में जब औद्योगिक क्रांति आई, नई विचारधाराएं आई, तो उसमें प्रेस मतलब होता है छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस, वो छापाखाना जहाँ पे पुस्तकों किताबों की छपाई होती है। तो छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, आपसे ये क्वेश्चन है, कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो इंडियन प्रेस एक्ट के माध्यम से लोगों को जो उनकी विचारधाराएं हैं वो किताबों में अवतरित की जाने लगी, किताबों के माध्यम से फैलाया जाने लगा इस एक्ट के माध्यम से। इसकी टाइमिंग बात कर लेते हैं, तो ये आया कब था, ये 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट आया। ये तो एक क्रम चल रहा था, इसी क्रम में दादा भाई नौरोजी, लाल बालपाल वगैरह, वो तो गरम दल नरंदल इस कांग्रेस की स्थापना के साथ इसमें थे, वो अलग है। इसी के अलावा अन्य जो थी, ये तो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में भी कुछ कारण थे। सामाजिक व्यवस्था में जैसे यहाँ की जो जाति व्यवस्था थी भारत में, वो भी छुआछूत, जादू टोना, भूत प्रेत, ये भी थी। लोगों के अंदर एक जागरूकता आई, और जागरूकता जब आई तो उन्हें लगा कि हम आज भी किसी ना किसी माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा शोषित हैं, तो वो भी एक विचारधारा आई। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा जो यहाँ का लोकल बिजनेस था व्यापारियों का, जिसे हम कह सकते हैं पॉइंट 9 में कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, या इसको ब्रैकेट में कह सकते हैं केवल और केवल उद्योगों का विनाश। इसमें एक शब्दावली हमने आगे लगा दी है कुटीर, उसको ब्रैकेट में इसलिए कर दिए क्योंकि ये सीमित हो जाता है, और उद्योगों का विनाश ये डिटेल है। कुटीर मतलब क्या होता है, कुटीर उद्योग क्या है, यह स्कूल में क्वेश्चन भी आया है, तो आगे आपको हम भारत में कृषि व्यवस्था आएगी तो उसमें बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये अभी इसको यही डिफाइन कर दें कुटीर है क्या। कुटीर एक घरेलू सिस्टम है, उद्योग तो है ही है, जहाँ पे उत्पादन एक परिवार, एक घर के व्यक्तियों के माध्यम से या एक ही परिवार के माध्यम से जहाँ पे उत्पादन कार्य होता है वो कुटीर उद्योग कहलाता है। जैसे पहले छोटे से रूप में गन्ने से गुड़ बनाते थे, या कुम्हार के द्वारा घड़ा वगैरह, ये सब जो भी चीज़ें हैं तो ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती हैं। तो ये है उद्योगों का विनाश। यहाँ पे जो भी था तो अंग्रेजों ने उसको विनाश किया, और सूत काटना, कपड़े वगैरह जो रुई से धागे बनाते थे, तो ये क्योंकि अंग्रेजों ने एक बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, उसके माध्यम से उत्पादन कार्य किया। 10वां धन निष्कासन, धन निष्कासन। धन निष्कासन का एक सिद्धांत है जिसको लॉर्ड दादा भाई नौरोजी ने दिया है। तो धन निष्कासन या धन निकासी का सिद्धांत, लोगों को, भारतीयों को लगा कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे धन को निकाल कर यहाँ से विदेशों में लेके जा रहे हैं, और वो बात सच थी। तो उन्हें लगा कि यहाँ पे शोषण करें, लोगों के अंतर्गत काम के कारखानों में छोटे बच्चों से भी काम कराया जाता था, और जो भी उत्पादन होता था बहुत कम मजदूरी देकर लोगों को
शोषित किया जाता था। तो एक ये जो भारत में राष्ट्रवाद उदय को, इसको भारत में कह सकते हैं ये संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का भाग 2 और भारत में राष्ट्रवाद के उदय का हम पार्ट फर्स्ट कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अन्य रूप में जो भी 10 के बाद, क्योंकि 1915 में गांधी युग आ जाता है, तो गांधी जी ने अनेक आंदोलनों के माध्यम से भारत में एकता अखंडता का प्रयास किया था। तो नेक्स्ट पार्ट में गांधी जी के आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो बड़ी होगी इसलिए इसको इसी में सीमित करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम भारत में राष्ट्रवाद उदय भाग 2 में गांधी जी के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि गांधी जी ने अनेक आंदोलनों के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको नियमित रूप से हाई स्कूल की जो भी इस विषय से संबंधित समस्याएं हैं कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और नियमित रूप से इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।